हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम हेतु एक बहुत ही शानदार मॉडल पेपर वो जो आपके BSCR ने यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने लास्ट ईयर जारी किया था। लेकिन उस मॉडल पेपर में मैंने कुछ बदलाव किए हैं और बदलाव ऐसे किए हैं जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम में 100% है। तो अपने इस मॉडल पेपर को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते अपने स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर में जो सामान्य इंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास पेपर में आने वाले हैं। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 और विषय आप लोगों के पास अंग्रेजी। अब अपन इसमें टाइमिंग की बात करें तो आपके टाइमिंग दिया हुआ होगा यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का। तो ये टाइमिंग पेपर में लिखा होगा, बिल्कुल पेपर का पैटर्न ही है ये। इसके बाद में बात करें तो आपके पास जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 80 नंबर के हैं भाई, यानी 80 मार्क्स के हैं। और अपन ये जो पेपर है बिल्कुल 80 मार्क्स का हल करने वाले हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, सामान्य निर्देश हैं जो आपको पढ़ लेने, नहीं भी पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है। अपने ये देखने के बाद में आप डायरेक्ट अपने पेपर में चलते हैं। देखो पेपर में जो पहला सेक्शन ए होगा उसमें आपके पास 2 पैराग्राफ होंगे भाई। कितने पैराग्राफ होंगे? 2 पैराग्राफ होंगे जिनमें से आपको क्वेश्चन आंसर है वो करने हैं। अब पहला जो पैराग्राफ है वो आपके पास 6 नंबर का होगा, दूसरा पैराग्राफ आपके पास 9 नंबर का। तो ये जो 15 नंबर है ये आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने पास पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 1 में जो पैराग्राफ है उसके बारे में। छोटी सी एक बात बता देता हूँ, जब भी आप पैराग्राफ की क्वेश्चन आंसर करो आप 1 मिनट में या 2 मिनट में आपको पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना है भाई। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और मन में पढ़ना है। कहीं आप जोर जोर से पढ़ने लगो वहां पे, नहीं तो फिर आप कहोगे किसने बताया पढ़ने के लिए, तो आप तो मेरा नाम ले दोगे, वो नहीं करना है। देखो मैं पैराग्राफ आप लोगों के लिए पढ़ता हूं किस तरीके से पढ़ना है। देखो, वंस हेम एंड हाउ वुड टेक देयर फ्रेंड बाय टू सी देयर पाइल्स ऑफ चीज एट चीज स्टेशन सी। ये नाम याद रखना भाई। इसके बाद है एंड पॉइंट टू इट विथ प्राइड सेइंग प्रीटी नाइस चीज ओह। समटाइम्स दे have said it with their friends and sometimes they didn't. इसके बाद में we deserve this cheese, Ham said. We certainly had to work long and hard enough to find it. He picked up a nice piece and ate it. इसके बाद में afterward Ham fell asleep as he often did. Every night the little people would waddle home full of cheese and every morning they would return for more. This went on for some time. यानी करने का मतलब 1 मिनट का समय लगा भाई। इस तरीके से आपको मन में पढ़ लेना है। अब ये जो पहला पैराग्राफ होगा इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे भाई। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब होता है आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको करने हैं। तो ये तो 6 नंबर आपके पक्के हैं भाई, मुझे पता है आप कर लोगे। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु वर फ्रेंड्स, दोस्त कौन थे? तो पहली लाइन में लिखा वंस हेम एंड हा वुड टेक देयर फ्रेंड्स, यानी हेम एंड हा ये दोनों फ्रेंड है भाई जिन्होंने अपने दोस्तों को ले लिया भाई। तो दोस्त ये थे, तो हेम एंड हा कहाँ पे? ये रहा आपके पास ऑप्शन। तो ये तो ज़्यादा टफ नहीं है भाई। नेक्स्ट है वेयर वाज द पाइल्स ऑफ चीज, चीज का जो ढेर था वो कहाँ पे था? तो ये देखो ये रहा। टू सी देयर पाइल्स ऑफ चीज, कहाँ पे है ये? एट का मतलब स्थान के लिए आता है भाई, छोटे स्थान के लिए। तो एट सी चीज स्टेशन सी, तो यहाँ पे चीज स्टेशन सी ये रहा आपके पास ऑप्शन। तो इसमें भी ज़्यादा टफ नहीं, यानी लाइन मिलानी और आपको उत्तर करना है भाई। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हु सेड वी डिजर्व दिस चीज। ये लाइन किसने कही भाई? हम ये चीज़ डिजर्व करते हैं, हम इसके योग्य हैं, ये लाइन किसने कही? तो देखो मैं पैराग्राफ में वापस चलता हूँ। पैराग्राफ में वी डिजर्व दिस चीज ये रहा आपके पास, वो लाइन सेम है। हेम सेड, देखो किसने कहा? हेम ने कहा है, तो यहाँ पे हेम आ जाएगा आंसर आपके पास। वहाँ पे क्या? तो हेम ये रहा आपके पास आंसर। इसके बाद हु एट द पीस ऑफ चीज, ये जो चीज का पीस है वो यानी चीज जो होती है भाई उसका टुकड़ा वो किसने खाया? तो ये देखो ये रहा अपने पास। इसके बाद वी सर्टेनली हैड टू वर्क लॉन्ग एंड हार्ड इनफ टू फाइंड इट। ही पिक्ड अप, ये जो ही पिक्ड अप है ये ही कौन है? ये हेम ही है भाई। हेम ने एक पीस चीज़ का टुकड़ा उठाया एंड खा गया इससे। तो इसके बाद में देखो ये अब पे आ जाएगा, ये हेम हो गया आपके पास। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बिल्कुल आसान आएगा। जैसे ही पढ़ोगे वैसे ही उत्तर समझ में आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं।
चूज सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अब इसमें आपको थोड़ी सी समस्या होने वाली है। यहाँ पे देखो बच्चों से हो जाती है गलती, लेकिन पर्सन थोड़ी छोड़ोगे वहाँ पे, पर्सन एक नहीं छोड़ना आप लोगों को पैराग्राफ का, मैं गारंटी लेता हूँ आपके नंबर जरूर आएंगे भाई। अब देखो क्वालिफाई जो है इसका समानार्थक शब्द ढूंढना है। सिमिलर का मतलब होता है समानार्थक, समानार्थक मतलब जिसको अपन पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, तो याद रखना। क्वालिफाई का मतलब होता है योग्य, क्वालिफाई मतलब योग्य होता है। अब इनमें से देखो शेयर का मतलब बांटना, पाइल का मतलब ढेर, और वेडल का मतलब होता है डोलना, डोलना मतलब आवाजाही करना, वो होता है डोलना। और डिजर्व का मतलब होता है हकदार, हकदार का मतलब योग्य जिसको अपन कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, डिजर्व हो जाएगा किसका, क्वालिफाई का। याद रखना भाई ये नाम, इस पैराग्राफ में नहीं, ये पैराग्राफ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, दूसरा पैराग्राफ आ जाएगा, लेकिन क्वालिफाई आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट है, चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, यानी इसका ऑपोजिट आपको पैराग्राफ में से करना है। अब एनिमी का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है, एनिमी का मतलब शत्रु होता है। तो आपका जो अपोजिट है विलोम शब्द, अपोजिट का मतलब विलोम शब्द जिसको अपन कहते हैं, तो शत्रु का विलोम शब्द क्या होगा भाई, वो होगा आप लोगों के पास फ्रेंड। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है। इस तरीके से आपका पहला पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखो दूसरा पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है वो आपके 9 नंबर का होगा। वो 6 नंबर में से केवल 2 नंबर है वो जाने की संभावना, बाकी वो जाएंगे नहीं आप लोगों की, मैं गारंटी लेता हूँ। पैराग्राफ आप ढंग से पढ़ना, आपको आराम से आ जाएगा समझ में। अब दूसरे पैराग्राफ को भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। हम 1 मिनट में या 2 मिनट में पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहले क्या है, देयर वाज ए यंग स्टूडेंट आर्चर who reached such proficiency in his art that he could shoot an arrow into a tree and then cleave that arrow into 2 with the next shot। यानी एक, इसका अर्थ बाद में बताता हूँ मैं आप लोगों को। He began to boast that he was a greater archer than his guru। इसके बाद में one day his guru about 70 years old। ये शब्द याद रखना भाई, पैराग्राफ में से जो इंपॉर्टेंट लगे उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना है। asked the youth to accompany him on a trip across the hills। The journey was uneventful until they came to a deep chasm। A single log spanned the chasm। The guru walked down to the center of the log, unsoldered his bow and taking an arrow shot it to a tree and the other side। His next shot cleaved the first arrow into 2। Now it's your turn, he said। The youth stepped on the log slowly and carefully, but his heart was in his mouth। He knew that if he lost his footing, he would plunge to his death। His hands trembled as he strung an arrow into his bow। He could not focus on the target. When he shot that arrow, it missed the tree altogether। Whimpering, he turned round. Help me, he shouted to his guru। I will fall। The old man walked up to him, took his hand and led him by safety। Neither of them said a word। On the return journey, the boy had realized that to be a master of his art, it was not enough to know how to control the bow। He had to learn how to control his mind too। अब ये पैराग्राफ अपन ने पढ़ लिया भाई। इस पैराग्राफ का अर्थ नहीं समझ में आया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब से ये बता देता हूँ, एक शिष्य होता है जिसको अपने तीरंदाजी पे घमंड हो जाता है और वो ये कहता है कि मैं अपने गुरु से भी ज़्यादा होशियार हूँ तीरंदाजी में। तो एक दिन गुरु से क्या है, एक यात्रा पे ले जाते हैं पहाड़ों पे। वहाँ एक खाई आती है, खाई पे केवल एक लकड़ी पड़ी रहती है। उस लकड़ी के बीच में जाके गुरु है एक पेड़ पे निशाना लगाता है और तीर को बीच में से चीर देता है दूसरी तीर से। इसके बाद में शिष्य से कहता, तो शिष्य ने ऐसा कभी किया ही नहीं, तो शिष्य डर जाता है और वो चिल्लाता है, अपना गुरु उसको बाहर निकाल लेता है। बस इतना सा है, बाकी अर्थ आपको समझना नहीं है। देखो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज द गुरु। ये तो बहुत ही आसान है भाई। गुरु, अब ओल्ड, हाउ ओल्ड का मतलब कितने वृद्ध, कितनी उम्र के थे गुरु। तो देखो ये रहा आपके पास आंसर। वन डे हिज गुरु अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड। अब आप क्या करते हो कि पूरी लाइन यहाँ से उठाते हो, इतना नहीं करना होता है आप लोगों को, पता नहीं कहाँ से सीख लेते हो ये बातें। आपको बस ये देखना है कितने वर्ष के हैं, 70 ईयर्स ओल्ड है। तो आपको उस पर्सन में से लिखना है भाई। पर्सन में से क्या लिखना है, द गुरु। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द गुरु। अब ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखेंगे और जो WH वर्ड है इनको अपन छोड़ देते हैं। वाज, अब अपने पास गुरु कितने ईयर्स के थे, वो 70 ईयर के थे। अभी पढ़ के बताया भाई 70 ईयर
ओल्ड, और ये आपका आंसर हो जाता है। अब आप पूरी लाइन लिख देते हो, पैराग्राफ पता नहीं कहाँ कहाँ से लिखते हो, ऐसा नहीं करना है, आपको पहले पर्सन में से उत्तर लिखना है। देखो दूसरा पढ़ते हैं, व्हाट स्पेंड द केजम। अब केजम के बारे में बात करें, अपने पास केजम यानी गड्ढा, खाई, बड़ी गहरी खाई जिसकी अपने बात करते हैं। अपने पास ये रहा, ए सिंगल लॉग स्पेंड द केजम। अब यहाँ पे आपको केवल ए सिंगल लॉग स्पेंड द केजम, ये तो आपके पास क्या है अपने इस पैराग्राफ में। अब आपको पर्सन में से देखो क्या करना है, पर्सन में से क्या करना है, द केजम, यहाँ पे ये 1 नंबर, 2 नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, द केजम वाज स्पेंड विथ ए सिंगल लॉग। बस इतना सा करना है, इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाता है। अब आप क्या करते हो, वो पूरा पैराग्राफ लिख देते हो, तो पूरा पैराग्राफ देखते टीचर का दिमाग खराब हो जाता है और वो नंबर काट लेता है। इतना भी नहीं करो तो केवल वो लिखना है, अगर ये नहीं करो तो बस यहाँ पे ए सिंगल लॉग, बस इतना सा कर दोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा भाई। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर। यंग आर्चर जो था उसकी क्वालिटी क्या थी, उसकी गुणवत्ता क्या थी। तो गुणवत्ता के बारे में थोड़ा सा अपने पास क्या है, थोड़ी सी डिटेल है भाई, तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देयर वाज ए यंग स्टूडेंट आर्चर हु आर रीच्ड सच प्रोफिशिएंसी यानी गुणवत्ता इन हिज आर्ट दैट ही कुड, यहाँ से अपने पास क्या है आंसर आपका शुरू हो जाएगा 3 नंबर का, तो मैं वहाँ पे नहीं लिखूंगा ही कुड शूट, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही लिखा है जैसे वहाँ पे अपने पर्सन में से करूंगा मैं। ही कुड शूट एन एरो इनटू ए ट्री एंड देन क्लीव दैट एरो इनटू 2 विथ द नेक्स्ट शॉट। यहाँ तक करना आप लोगों को ये, तो ये इस तरीके से आपको पहचान कर लेनी है, क्योंकि इसमें आपके पास सब्जेक्ट से शुरू हो रखा है, इसके बाद में आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ रखी है, इसके बाद में आपके पास मेन वर्ब आ रखी है, जो आपके आंसर में चाहिए वो चीज़ आ रखी है। तो इस तरीके से आपके पास क्या है कि ये कर सकते हो भाई। तो व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर, तो ये अपने पास क्या है, अगर आप इसमें से करना चाहो तो क्या लिखोगे, द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर was to shoot an arrow in tree and then to cleave का मतलब होता है चीरना, cleave that arrow with the other। बस इतना करना होता है, लेकिन इतना आप लोग कर नहीं पाओगे भाई, तो मैंने वहीं पे बता दिया। इस तरीके से आप, अगर वहाँ पे आपके पास एक ऐसा संतोषजनक आंसर हो तो आप पैराग्राफ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपनी रामायण लिख दो, वो नहीं करना भाई आप लोगों को। अब देखो नेक्स्ट है, व्हेन वाज द यंग आर्चर अफ्रेड, वो शिष्य था यार जो तीरंदाज था, वो कब डर गया। तो ये देखो ये अपने पास ही रहा, व्हेन ये रहा अपने पास, बट हिज हार्ट वाज इन हिज माउथ ही न्यू, जैसे ही वो अपने पास, द यूथ स्टेप्ड ऑन द लॉग स्लोली एंड केयरफुली। अब वो डरा कब, जब वो उस लकड़ी के ऊपर गया था तब डरा था। तो अपने पास इसमें तो आपके पास सेम वर्ड तो मिलेंगे नहीं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो आंसर आ जाएगा व्हेन ही वेंट ऑन द लॉग, यानी वो जो उस लकड़ी के लट्ठे पे गया था जो कि केजम पे था। अपने केजम का मतलब जैसे ये गड्ढा है और गड्ढे पे अपने पास ऐसे लकड़ी रखी हुई, यहाँ पे आके वो जो बच्चा था, वो जो स्टूडेंट था, वो डर गया था। तो यहाँ आई इसके लिए था भाई यहाँ पे। अब ये ज़्यादा टफ नहीं है भाई। हु मिस्ड द टारगेट, टारगेट किसका मिस हो गया भाई, यानी टारगेट कौन मिस कर गया। तो ये रहा आपके पास, व्हेन ही कुड नॉट फोकस ऑन द टारगेट व्हेन ही शॉट द एरो इट मिस्ड द ट्री टुगेदर, यानी पेड़ को भी मिस कर गई थी वो जो तीर उसने चलाई थी। तो यहाँ पे आ जाएगा यंग आर्चर, नंबर 5 आ जाएगा यंग आर्चर मिस्ड। बस इतना। अगर आप लोगों के पास हु से आंसर शुरू हो रखा है, हु से क्वेश्चन शुरू हो रखा है सॉरी, तो आप वहाँ पे आपको केवल एक व्यक्ति का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा यंग आर्चर मिस्ड, और इसके बाद इस पैराग्राफ में से आप, इस क्वेश्चन में से आप लिख देना भाई। इसके बाद में हु हेल्प द यंग आर्चर एंड हाउ, सहायता किसने की, सहायता भाई उसने अपने पास गुरु ने की। तो नंबर 6 जो है हिज गुरु हेल्प्ड, यहाँ पे है भाई, उसमें पैराग्राफ में भी दिखाता हूँ, एंड
ही लेट हिम आउट ऑफ द लॉग, यानी वो उस लकड़ी के लट्ठे से उसे बाहर ले आता है, कि ऊपर से अपने पास बाहर ले आता है। ये रही अगर आप लोगों को पैराग्राफ। उसमें द ओल्ड मैन वॉक्ड अप टू हिम, टुक हिज हैंड एंड लेड हिम टू सेफ्टी। बस यही मैंने वहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपको पहले गुरु का नाम लिखना है, यानी उसके गुरु ने, और कैसे की, तो ये रहा आपके पास, वह उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसको बाहर ले आता है। यही बात मैंने वहाँ पे लिखी है। क्या लिखा है? हिज गुरु हेल्प एंड ही लेड हिम आउट ऑफ द लॉग, वह लकड़ी के लट्ठे से उसे बाहर ले आता है। मैंने बस इसमें ये नहीं लिखा कॉट हिज हैंड, ये भी नहीं लिखा भाई, वो आप लिख देना। अब देखो नेक्स्ट है व्हेन डिड द यंग आर्चर शाउट, कब चिल्लाया भाई? वो उस समय चिल्लाया। ये देखो विम्परिंग ही टर्न राउंड, जैसे वो मुड़ा, यहाँ पे ही टर्न राउंड हेल्प मी, ही शाउटेड टू हिज गुरु। तो जब वो मुड़ा तब उसने क्या है, व्हेन ही टर्न राउंड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा व्हेन ही टर्न राउंड, और आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। व्हेन ही टर्न राउंड ही शाउटेड, बस यहाँ पे आगे लिखना चाहो तो ही शाउटेड और लिख दो, और कोई खास बात नहीं भाई, इतना कर दोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते क्या हो, एक लाइन पूरी उठाते और पूरा पैराग्राफ ऐसा कैसा, जैसे रामायण लिखनी हो आप लोगों को, वैसा नहीं करना है। नेक्स्ट है आपके पास राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। गल्फ का मतलब क्या होता है? खाड़ी होता है भाई। खाड़ी मतलब जैसे गड्ढा जिसको अपन कहते हैं, वो गड्ढा ही क्या होता है? खाड़ी होता है। तो इसके लिए मैंने बता दिया, अपनी पूरी जो कहानी है वो उस पर आधारित है। वो आ जाएगा आपके पास केजम का मतलब भी खाड़ी या गड्ढा होता है, तो आपके पास यहाँ पे केजम हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। डिपार्ट का मतलब क्या होता है? प्रस्थान करना, और आना किसका होता है? तो इसमें एक मीनिंग आया भाई रिटर्न का मतलब होता है लौटना, और आपका जो इसका सिनोनिम है वो हो जाएगा ये। सिमिलर का मैंने बता दिया भाई पीछे वाले पैराग्राफ में। तो इस तरीके से आपको ये पैराग्राफ अपना हल करना है। मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ये तो 2 पैराग्राफ है भाई। अब देखो आगे चलते हैं, आगे कौन सा आएगा? आगे जो सेक्शन बी है उसमें आपके पास रिटर्न वर्क आएगा भाई। ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार किया, चेंज करके तैयार किया भाई। रिटर्न यानी आपको जो लेटर है, कहानी है, पैराग्राफ है, वो आने वाले हैं। तो इसमें कैसे, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके पास लेटर के बारे में। एप्लीकेशन हो सकती है, लेटर हो सकती है, ईमेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई। अब यहाँ पे मैंने लेटर तैयार किया आप लोगों के लिए। क्या है? यू आर लविसा लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर। योर फ्रेंड कोस्निका हैज वन ए गोल्ड मेडल इन द स्टेट लेवल चेस कंपटीशन। राइट ए लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हिज सक्सेस। अब ये जो लेटर मैंने तैयार किया है, अगर कॉन्ग्रेचुलेशंस का कोई भी लेटर आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का कोई भी लेटर आ जाता है, तो आपको केवल उसमें उसको केवल आपका इसका नाम चेंज करना है भाई, कि किस में जीता है। यहाँ पे तो आपके पास मैंने जैसे स्टेट लेवल चेस कंपटीशन कर दिया, वहाँ पे अपने पास खो खो प्रतियोगिता हो सकती है, वहाँ पे कबड्डी प्रतियोगिता हो सकती है, वहाँ पे डिबेट हो सकती है, कोई भी हो सकता है। केवल ये नाम चेंज करना है और आपके दोस्त का नाम चेंज करना, और ये दिनांक अगर चाहो तो चेंज कर देना, बस यही चेंज करना। बाकी लैंग्वेज यही रखनी है आप लोगों को, कोई चेंज नहीं करना। केवल 2 चीज़ चेंज कर देना, आप तो जिसमें उसने गोल्ड मेडल जीता है वो, और आपके दोस्त का नाम, बस ये चेंज करना है। अब ये जो लेटर है, लेटर का तरीका मैंने अपनी एक क्लास अपलोड कर रखी है 12th क्लास के लिए, उसमें मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है। वो लेटर्स आप लोगों को देखने हैं, ये ध्यान में रखना। अब देखो लेटर लिखने का तरीका, जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा इनफॉर्मल लेटर किनको लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं भाई। किनको लिखते हैं? रिलेटिव्स को। अब रिलेटिव्स में कौन कौन आते हैं? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, नेबर, फ्रेंड, जो भी होते हैं वो सारे अपने रिलेटिव होते हैं। इसमें अपन एक ही एड्रेस लिखते हैं, जो मैंने लिखा है सिद्धार्थ नगर, जो यहाँ पे दिया हुआ है, यू आर लविसा लिविंग एट सिद्धार्थ नगर अजमेर। तो देखो सिद्धार्थ नगर अजमेर, मैंने वही एड्रेस लिखा है, और मैंने अपनी क्लास में तो समझाया हुआ भाई बहुत। इसके नीचे आपको दिनांक लिखनी है, जो दिनांक आप जिस दिन पेपर हो उस दिन के लिख देना, क्या फर्क पड़ने वाला है। अब देखो क्या लिखा है, डियर कोस्निका, जिसको लेटर लिख रहे हो, अगर आप फादर को लिख रहे हो तो ऐसे थोड़ा ना कर दोगे डियर फादर, अपने फादर का नाम लिख दोगे, ऐसे नहीं करना। अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हो तो उसका नाम लिखना है। अगर आप अपनी मम्मी को लिख रहे हो तो डियर मदर, फादर को लिख रहे हो डियर फादर, सिस्टर को लिख रहे हो डियर सिस्टर, ये लिखने हैं। लेकिन दोस्त को लिख रहे हो तो उसका नाम लिखना है। अब देखो इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को।
इनफॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखा जाएगा, ये लैंग्वेज याद रख लेना भाई, कोई गलत नहीं करने वाला है। क्या है, आई एम हेल ऑन हार्टी हियर एंड होप दैट यू विल बी वेरी ग्लैड देयर। ये क्या है, मैं यहाँ पे बहुत ही स्वस्थ कुशल मंगल हूँ, ये इसका मतलब ये होता है। और साथ ही आशा करता हूँ तुम भी बड़े खुश होंगे। ये बात अपनी पहली लाइन तो लिख सकते हो, आई केम टू नो। उसके बाद में आपको लेटर का वो जो डायरेक्ट टॉपिक है वो लिखना है, आई केम टू नो, मुझे पता चला है। इसका मतलब आई केम टू नो का मतलब मुझे पता चला है दैट यू हैव वन गोल्ड मेडल इन द स्टेट लेवल चेस कंपटीशन, कि तुमने स्टेट लेवल चेस कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है भाई, ये आपको पता चला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रैंड सक्सेस, यानी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके इस सक्सेस के लिए, सफलता के लिए। नेक्स्ट है यू रियली डिजर्व इट, तुम वास्तव में इसके योग्य हो भाई, तुम हकदार हो इसके, डिजर्व का मतलब। नेक्स्ट है यू फेम्ड योर पेरेंट्स नेम, तुमने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आई एम आल्सो प्राउड ऑफ यू, मुझे भी तुम पर गर्व है। इट वॉज योर ड्रीम टू विन गोल्ड मेडल, ये तुम्हारा सपना भी था भाई कि गोल्ड मेडल जीतो। इट हैज़ कम टू ट्रू, और ये तुम्हारा सत्य हो गया। रियली यू हैव डन ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव दिस गोल, तुमने बहुत मेहनत की है भाई इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आई विश यू ग्रैंड सक्सेस इन फ्यूचर आल्सो, मैं तुम्हारी सफलता के लिए बहुत ही आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी तुम ऐसी ही सफलताएं हासिल करोगी। नेक्स्ट है आई होप यू विल रीच नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, मुझे आशा है कि आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाओगे। नेक्स्ट है वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। योर लविंग फ्रेंड लविसा, और ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। यानी कहने का मतलब आपको यहाँ पे एक जो लाइन जो चेंज करनी है, वो क्या चेंज करनी है भाई, वो चेंज करनी है आपको यहाँ पे, वो बस यहाँ पे करनी है इन द स्टेट लेवल, यहाँ से शुरू करनी है इन द स्टेट लेवल चेस कंपटीशन। यहाँ पे उसने जिसमें अपने पास जिसके लिए होता है, जैसे एग्जाम में अपने पास क्या है कि अपने मेरिट में आया है, तो फिर यहाँ पे गोल्ड मेडल थोड़ा ना लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे स्टेट मेरिट, कि तुम, मुझे पता चला है कि तुम्हें स्टेट मेरिट आई है, फर्स्ट रैंक आई है, तब उसके बाद में यहाँ पे नाम चेंज कर दो उसका, और बाकी ऐसा कैसा लिख दो, देख लो। अब यहाँ पे ना ये जो गोल्ड मेडल के बारे में है ये आपको छोड़ देना है, बस बाकी सेम यही लिखना है। इस तरीके से आपका जो कांग्रेचुलेशंस लेटर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इसके अथवा में आपके पास या तो ईमेल आएगी या एप्लीकेशन आएगी। अब इसमें ईमेल मैंने बनाई है, क्यों बनाई है, क्योंकि ईमेल का फॉर्मेट आपको आना जरूरी है। अगर आप ये फॉर्मेट भी बना देते हो तो फिर आपको ये मान के चलो कि इसमें आप लोगों के नंबर है वो 2 नंबर पक्के हो जाते हैं, इसलिए मैंने ईमेल का फॉर्मेट आप लोगों के लिए तैयार किया है। अब देखो ईमेल बनाने का तरीका, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर श्लोक ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल Kalaneda, Ajmer. Write a formal email to the principal of your school at gssKalaneda999@gmail.com requesting to arrange extra class for English, Math and Science। यानी कहने का मतलब है आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए ईमेल भेजनी है अपने प्रिंसिपल सर को। अब ईमेल का पहले आपको फॉर्मेट बनाना है, आपको नीचे से बॉक्स है ये बंद नहीं करना है एक बार, ये तो आपकी जो ईमेल है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में देखो पहले आपको ऐसे 4 लाइनें खींच लेनी है, जो कॉपी की लाइन है उन्हीं पे खींचनी है, आप बीच में मत खींच देना, खराब लगेगी। जैसे यहाँ पे लाइन है तो इसी के ऊपर खींच देना, इस तरीके से 4 लाइनें बनानी है, ऐसे बॉक्स बनाना है, यहाँ पे ये एरो ऐसे खींचनी है। 2 लिखना है, 2 में आपको क्या लिखना है, जो ईमेल आपके पास वहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है वो लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी g@kalaneda999@gmail.com। यहाँ पे CC होता है भाई और यहाँ पे BCC होता है, ये नाम लिखने आपको CC और BCC, इनको अपन खाली छोड़ देते हैं, बस इतना करते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट में आपको लिखना फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास, 4 के बाद में आप जिसके लिए लिख रहे हो वो लिख सकते हो। अब आप कहोगे सर यहाँ पे भाषा क्या होनी चाहिए, भाषा जो आप लोग एप्लीकेशन में लिखते हो वही होगी, क्योंकि आप प्रिंसिपल को भेज रहे हो, आप अपने सर को भेज रहे हो, तो लैंग्वेज वही रखनी है जो आप एप्लीकेशन में रखते हो, और मैंने वही एप्लीकेशन है वही जो लैंग्वेज है वो तैयार किया है। अब देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। सैल्यूटेशन के बाद क्या लिखोगे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम श्लोक द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। ये लाइन आप अपने प्रिंसिपल को किसी भी एप्लीकेशन के लिए, अगर आप अपने क्लास के लिए करवाना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन अगर आप स्टूडेंट के रूप में लिख रहे हो तो केवल यहाँ पे आपको स्टूडेंट नाम चेंज करना है और वाक्य को कंप्लीट कर देना है, यानी केवल स्टूडेंट करना है, उसके बाद आपको चेंज कर देना है। अगर आप अपनी तरफ अपने लिए लिख रहे हो तो यहाँ पे स्टूडेंट करना है, क्लास के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पे मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है आई वांट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ ओवर बोर्ड एग्जाम्स आर नियर,
हमारी जो बोर्ड क्लासेज हैं, बोर्ड एग्जाम्स है, वो पास में है, बट ओवर सिलेबस ऑफ इंग्लिश, मैथ एंड साइंस डिडंट कंप्लीट। अगर आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए लिख रहे हो तो ये लैंग्वेज लिख सकते हो भाई, हमारा इंग्लिश, गणित और विज्ञान का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सो वी रिक्वेस्ट यू प्लीज अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर दिस सब्जेक्ट्स। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था कीजिए। देयरफॉर द वीक एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड, जिससे कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा हो सके और जो मेरिटोरियस हैं, जो मेरिट में आने वाले बच्चे हैं, वो भी फ़ायदा ले सके। नेक्स्ट है, वी होप यू विल टेक नेसेसरी स्टेप्स अर्ली। हमें आशा आप जल्दी कदम उठाओगे, आवश्यक कदम उठाओगे। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली श्लोक। बस इतना कर देना है और आपकी ईमेल भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ईमेल का फॉर्मेट आपको समझना जरूरी है भाई, ये याद रखना। आगे जब भी मैं मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, बहुत शानदार मॉडल पेपर मैंने तैयार कर रखे हैं आप लोगों के लिए, वो जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड भी होने वाले हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके पास एक कहानी के बारे में, यानी एक स्टोरी लिखनी है आप लोगों को। अब स्टोरी है, उसका आपको टाइटल नहीं मिलेगा भाई, ये थोड़ी सी एक समस्या है, बाकी तो बच्चे समझदार है, समझ जाएंगे। क्या है, 2 cats स्पेस अ पीस ऑफ ब्रेड डिवाइड 1 piece बिगर। अब ये देखो कहानी कौन सी है, वो 2 बिल्ली, 2 cats एंड ए मंकी। पहले तो आपको ये टाइटल लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 cats एंड ए मंकी, यानी 2 बिल्ली और 1 बंदर। ये कहानी है आप लोगों की। तो ये पहले इसका टाइटल भी आपको खुद को लिखना पड़ेगा, ये थोड़ी सी समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। कहानी आप लोग याद कर सकते हो भाई, और कहानी आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी लिखते हो तो जो मैं कहानियाँ बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो कहानी याद कर लेना, लैंग्वेज मैंने आप लोगों की तैयार की है। देखो पढ़ते हैं कहानी। वंस देयर वाज 2 cats, एक बार 2 बिल्लियाँ थी। दे फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड, उनको एक ब्रेड का टुकड़ा मिला भाई। तो देखो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपकी भाषा में बता रहा हूँ। दे बिगिन टू क्वारल फॉर इट, वो दोनों झगड़ना शुरू कर देती हैं भाई इसके लिए। क्वारल का मतलब झगड़ा, ये याद रखना, ये जो मीनिंग बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आ सकती है अब की बार। ए मंकी केम देयर, एक बंदर वहाँ पे आया। ए मंकी, बंदर, केम यानी आया, देर यानी वहाँ। अब देखो आगे क्या, द cats वेंट टू मंकी टू डिवाइड द ब्रेड। अब बिल्लियाँ झगड़ा कर रही थी तो वो बंदर के पास गई, वो क्या कहती है, द cats वेंट टू मंकी टू डिवाइड द ब्रेड। ब्रेड को बांटने के लिए वो बंदर के पास गई। डिवाइड यानी बांटना, ब्रेड तो जानते हो आप लोग। द मंकी वाज क्लेवर, बंदर तो चतुर होता ही है, बंदर वो चतुर था, चालाक था, ये चालाक लिख देता हूँ, क्लेवर का मतलब। इट वांटेड टू ईट द ब्रेड, वह खुद इस ब्रेड को खाना चाहता था। सो इट कट द ब्रेड इनटू 2, तो उसने ब्रेड को 2 हिस्सों में काटा भाई। बट 1 वाज बिगर देन अदर, लेकिन एक वो चालाक तो था ही, उसने एक को छोटा और एक को बड़ा काट दिया। द मंकी बिट ए पीस फ्रॉम द बिगर एंड एट द बिट, बंदर ने क्या किया भाई, बड़ा हिस्सा था तो उसको बराबर करने के लिए उसका टुकड़ा काटता है और खा जाता है भाई। द मंकी continued to do so till most part of the bread was eaten by it, और उसने ऐसी प्रक्रिया तब तक जारी रखी जब तक कि उसका ज़्यादातर हिस्सा वो ब्रेड का खा नहीं जाता है। Then the cats understood, उसके बाद में बिल्लियाँ समझ गई कि बंदर खाना चाहता है। They requested the monkey to give the remaining piece of bread, बाद में वो प्रार्थना करते हैं बंदर से कि हमारा वापस लौटा दो। But the monkey refused to return, रिफ्यूज यानी मना कर देना, रिटर्न यानी वापस। अब मंकी ने वापस देने से मना कर दिया। द मंकी सेड दैट, मंकी ने कहा, बंदर ने कहा, इट वॉज हिज रिवार्ड ऑफ हिज लेबर, उसने कहा ये जो बच गया हिस्सा है वो उसकी मेहनत का फल है, तो ये मैं खाऊंगा। एंड सेइंग दिस, और ये कहते हुए, द मंकी एट द होल पीस ऑफ ब्रेड, और वो सारा ब्रेड का टुकड़ा खा गया। इस प्रकार से बंदर है वो दोनों बिल्लियों का हिस्सा खा जाता है। इसका मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसे लिख के आना आपको कहानी में। A third person gets benefit of others fighting, दूसरों की लड़ाई का तीसरा फायदा उठाता है। इसका जो मोरल है वो ये होता है। तो याद रखना ये कहानी इंपॉर्टेंट है। अब की बात करते देखो नेक्स्ट। अभी इसकी जो अथवा में है उसके बारे में बात करते हैं। अथवा में क्या है, डोंकी, बाद में डोट है, कैरीज साल्ट स्ट्रीम बाय चांस फॉल डाउन साल्ट वास्ट अवे। ये वो कहानी है जिसमें एक गधा रहता है और एक व्यापारी रहता है जो उस पर अपने नमक का है वो बेचने जाता था, तो वो कहानी है। तो क्या हो जाएगा, मर्चेंट एंड हिज डोंकी
और ये आपका टाइटल लिख देना है कहानी का। उसके बाद आपको कहानी शुरू करनी है। कहानी बहुत ही आसान है, मैंने आपकी भाषा में तैयार की है, बिल्कुल देखो ध्यान से सुनना। देयर वाज ए साल्ट मर्चेंट, एक नमक व्यापारी था भाई। ही कैरिड साल्ट ऑन ए डोंकी फ्रॉम विलेज टू विलेज, वह गांव से गांव जाता था एक गधे पे, अपने गधे पे नमक बेचने के लिए। वन डे दे वर क्रॉसिंग ए स्ट्रीम, एक बार वो क्या है कि एक जलधारा क्रॉस कर रहे थे। स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे नदी वगैरह नाले वगैरह होते हैं ना, उनको जलधारा बोलते हैं। स्ट्रीम का मतलब जलधारा बोला जाता है, इसको याद रखना भाई। सडनली द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल, अचानक पानी था भाई, पानी में गधा है वो फिसल गया और बैठ गया। हाफ ऑफ द साल्ट वाज वॉश्ड अवे, उसका आधे से ज़्यादा नमक है वो लगभग बह गया पानी में, क्योंकि नमक ही तो था। वेन द डोंकी गोट अप, जब गधा खड़ा हुआ भाई तो क्या हुआ, इट फाउंड द बैग लाइट, उसको लगा रहे अपना तो बैग हल्का हो गया। यहाँ पे हल्का मतलब बैग यानी तो वो जो उस पर लदा हुआ होता है, लाइट यानी हल्का। यहाँ पे ये लाइट का मतलब हल्का भी होता है, कहीं आप रोशनी देख लो। द डोंकी बिकेम वेरी हैप्पी, गधा बड़ा खुश हुआ भाई ये जान के, अरे यहाँ पे बैठने से तो मैं हल्का हो गया, वजन कम हो गया मेरा। नाउ द डोंकी न्यू द ट्रिक, अब गधा ट्रिक जान गया भाई, गधा भी तो होता ही है, दिमाग थोड़ा बहुत तो लगाता ही है। इट सेट डाउन इन द स्ट्रीम एवरी टाइम इट क्रॉस द स्ट्रीम, अब वो जितनी बार भी उस जलधारा को पार करता यानी उस नाले को पार करता वो उसमें बैठ जाता और आधे ज़्यादा नमक बह जाता। द मर्चेंट बिकेम वेरी सैड, अब मर्चेंट बड़ा दुखी हुआ भाई। ही वॉन्टेड टू टीच ए लेसन इट ए लेसन, वो इस गधे को पाठ सिखाना चाहता था। अब इंसान तो तेज होता ही है, गधा तो गधा होता है। उसने क्या किया, नेक्स्ट डे ही पुट ए बैग ऑफ कॉटन ऑन हिज इट्स बैग, उसने क्या किया, अगले दिन उसकी पीठ पर रुई का जो बैग होता है, कॉटन मतलब रुई का बैग रख दिया भाई। अब गधे को बिल्कुल हल्का लगा। अब वो तो देखो आगे देखते हैं। इट वॉज वेरी लाइट, बहुत ही हल्का था। बट नाउ द डोंकी वांटेड टू रिड्यूस द वेट मोर, लेकिन उस हल्के वजन को भी कम करना चाहता था गधा। गधा तो गधा ही होता है भाई, आपको नहीं बनना ऐसा। सो इट सेट डाउन इन द स्ट्रीम, इसलिए वो उस नदी में बैठ गया, उस नाले में बैठ गया। बट दिस टाइम द कॉटन वाज वेट विथ वाटर, लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो जो कॉटन थी, जो रुई थी, वो पानी में भीग गई। द बैग ऑफ कॉटन बिकेम हैवी, अब वो जो रुई थी उसमें पानी भरने से भाई वो भारी हो गया, बहुत ज़्यादा भारी हो गया। द डोंकी कुडंट वॉक इजिली, अब गधा आसानी से चल ही नहीं पाया। द डोंकी बिकेम वेरी सैड, गधा बड़ा दुखी हुआ भाई। दस द मर्चेंट टॉट ए लेसन टू द डोंकी, इस प्रकार से व्यापारी ने गधे को एक पाठ सिखाया भाई, लेसन सिखा दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, टिट फॉर टैट, आपका ये हो जाएगा जैसे को तैसा हो जाता भाई। गधा अपने पास ज़्यादा नुकसान करने लग गया तो उसको ज़्यादा सजा दे दी उसने, तो टिट फॉर टैट हो जाता है इसका भी मोरल। और इस तरीके से ये कहानी भी मैंने आपकी लैंग्वेज में लिखी है भाई। अगर आप मेरी ये भाषा सुने हो तो आपको आसानी से बनाने में, कहानी बनाने में, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 5 आएगा वो आपके पास इस तरीके से एक चित्र आएगा और उस चित्र में से आपको देखना है कि किसके बारे में है, उसके बारे में लिखना है आप लोगों को। अब देखो मैं इसकी भी भाषा बताता हूँ आप लोगों को कि चित्र देख के वाक्य को कैसे बनाओगे। पहले तो चित्र देख लेना किसके बारे में, जैसे ये मेले के बारे में है भाई, ये किसके बारे में है, एक मेले के बारे में है, फेयर के बारे में है। अब इसमें देखो लिखने का तरीका क्या है, सीन ऑफ ए फेयर, मेले का दृश्य, ये है भाई। सीन ऑफ का मतलब, सीन का मतलब दृश्य, ऑफ मतलब का, और अफेयर यानी मेले का। तो अब इसको क्या करना है, देखो लैंग्वेज कैसे लिखोगे, लैंग्वेज लिखनी है द गिवन पिक्चर, यानी ये जो दी गई तस्वीर, इसका मतलब होता है इज ऑफ अफेयर, वो एक मेले की है, दी गई तस्वीर है वो एक मेले की है। देयर इज ए ह्यूज क्राउड इन द फेयर, मेले में बहुत भीड़ है। फिर आप अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हो, क्या है, देयर आर मेनी चिल्ड्रेन मेन एंड वीमेन, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, आदमी हैं, महिलाएं हैं। चिल्ड्रेन आर इंजॉइंग डिफरेंट राइड्स एट फेयर, बच्चे बहुत सारी राइड का मजा ले रहे हैं, मेले में लेते हैं भाई बच्चे, आप जानते हो सभी। देयर आर सम मेरी गो राउंड्स, वहाँ पे कई झूले लगे हैं। मेरी गो राउंड्स का मतलब जो चक्री वाले झूले होते हैं। पीपल आर येलिंग इन दीज स्विंग्स एंड इंजॉइंग, लोग इन झूलों में बड़े मज़े से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। देयर आर मेनी शॉप्स, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी है मेले में। द शॉपकीपर्स सेलिंग देयर टॉयज बैलून्स स्वीट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, दुकानदार अपने खिलौने हैं, मिठाई है, अन्य सामान वो बेच रहे हैं। स्नेक चार्मर शोविंग स्नेक गेम, एक सपेरा है जो अपने सांप का गेम दिखा रहा है भाई। पीपल आर हेडिंग टुवर्ड द टेम्पल, लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेले का आयोजन मंदिर के पास होता है, तो मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। इन द टेम्पल, मंदिर में।
द पीपल आर पुशिंग वन अनदर, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। द क्राउड वांट टू ऑफर कोकोनट्स टू गॉड, भगवान जो लोग हैं भगवान को अपना नारियल प्रसाद वो चढ़ाना चाहते हैं। चिल्ड्रेन आर वेरी हैप्पी विजिटिंग द फेयर, बच्चे बहुत ही खुश हैं मेले का भ्रमण करके। दे आर डिमांडिंग देयर पेरेंट्स फोटोज बैलून्स एक्सेट्रा, वे अपने माता पिता से डिमांड कर रहे हैं किसके लिए, बैलून्स के लिए, अन्य सामान खिलौनों के लिए। रियली द सीन ऑफ ए फेयर अट्रैक्ट्स एवरीबडी, वास्तव में एक मेले का जो दृश्य होता है वो हर किसी को आकर्षित करता है। इस तरीके से आपके पास ये बना देना भाई, यानी जैसा दिखे यहाँ पे आप वैसे वैसे लगाते जाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपने क्या, आप तो बस यहाँ से शुरू करना, द गिवन पिक्चर ऑफ ए फेयर, अफेयर की जगह जो तस्वीर है उसका नाम लिख देना है बस। उसके बाद में देखो आप जैसा देखें वैसा उसमें एक पैराग्राफ एक लाइन लिख दो, जैसा दिखे वैसी एक लाइन इसमें लिख दो। इस तरीके से आपका ये दृश्य वाला हो जाएगा। बात करते देखो नेक्स्ट की बात करें तो क्या आएगा, इसके अथवा में ही है भाई, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन दिवाली, दिवाली पे एक पैराग्राफ लिखना भाई। ये मैंने इसलिए रख लिया तो शायद पता नहीं अब की बार आ सकता है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है, बाकी आगे जो मॉडल पेपर बनाऊंगा उसमें ये नहीं आएगा भाई। तो देखो दिवाली पे मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। क्या है, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली है वो रोशनी का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय द हिंदूज, प्रत्येक वर्ष हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है भाई। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ 5 days, ये 5 दिनों का त्यौहार है भाई दीपावली। कैसे, इट बिगिंस फ्रॉम धनतेरस एंड एंड्स एट भाई दूज, ये क्या धनतेरस को शुरू होता है भाई दूज को खत्म होता है। इट फॉल्स ऑन अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ, ये कार्तिक महीने की अमावस्या को आती है भाई। एट दिवाली, दिवाली पर पीपल वाइट वॉश एंड डेकोरेट देयर होम्स, लोग अपने घरों को सफ़ेदी करते हैं, कलर करते हैं, सजाते हैं। पीपल बाय न्यू क्लोथ्स, यहाँ पे डेकोरेट का मतलब सजाना होता है भाई, लोग नए कपड़े खरीदते हैं। चिल्ड्रन बाय क्रैकर्स, बच्चे पटाखे खरीदते हैं। एट नाइट कैंडल्स एंड द अदर इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लाइटेड, रात को मोमबत्ती जलाई जाती है, अन्य प्रकार के बल्ब्स जलाए जाते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इसी कारण से इसको रोशनी का क्या कहते हैं, त्यौहार कहते हैं। गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड, लक्ष्मी की है पूजा की जाती है, यानी जो लक्ष्मी देवी है उनकी पूजा की जाती है। पीपल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड नेबर्स, लोग दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को क्या मिठाई वितरित करते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द हैप्पी रिटर्न ऑफ द लॉर्ड रामा विथ हिज वाइफ एंड ब्रदर टू हिज किंगडम आफ्टर 14 years एक्साइल। ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस त्यौहार के दिन जो राम थे वो अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौटे थे। एक्साइल का मतलब होता है वनवास, क्या होता है, वनवास होता है। 14 आप सभी जानते हो, किंगडम मतलब राज्य, यानी कोई ज़्यादा टफ मीनिंग मैंने यूज़ नहीं किए हैं। आपकी पासबुक में तो बहुत टफ लैंग्वेज आएगी भाई, और मैंने बिल्कुल एक लय से बनाई है, आपको वो देखना है, समझना है, आप इनको लिख लेना, नोटबुक में नोट कर लेना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन सी है उसमें आपके पास ग्रामर आएगी भाई। अब ग्रामर में आपके पास कितने टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं, और 5 टॉपिक के आपके क्वेश्चन आने हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूं भाई। अब इसमें अगर आप ये भी समझ तो आप ग्रामर में क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपके पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी आपके पास वर्ब है उसकी सही फॉर्म भरनी है। यानी पहला जो 6 नंबर क्वेश्चन आएगा वो टेंस से संबंधित आने वाला है, और टेंस की क्लास है मैंने अपलोड कर रखी है, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आप वो टेंस की क्लास देख लेना। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शी फोन्ड मी। अब ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, याद रखना। एंड मी आफ्टर सी स्पेस उदयपुर रिच। अब ये मैंने आप लोगों को अपनी टेंस की क्लास में समझा रखा है कि जब दो वाक्य आफ्टर से जुड़ते हैं तो आफ्टर के पहले पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है, तो इसमें बना रखा है भाई पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखिए, और इसके बाद में आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। तो इसमें क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा फिर, हैड रीच्ड, और ये आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट, इस तरीके से। अब देखो दूसरा देखते हैं, एस संजी सर स्पेस अस एवरी डे। जिस वाक्य में एवरी प्लस टाइम होता है, आप मेरी क्लास में देख लेना, बिल्कुल वैसा ही यूज किया मैंने।
जिस वाक्य में एवरी प्लस टाइम होता है वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट इंडिफिनिट का बनता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का अगर सिंपल वाक्य हो तो उसमें अपन क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाते हैं। अब ये एस या एस कब जुड़ता है, जब कर्ता एक वचन होता है। तो एस समझिए सर वो एक वचन है, तो वर्ब में एस या एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा। और इसमें ईएस जोड़ देंगे, एच सी एच है भाई यहाँ पे। इस तरीके से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आपने अगर मेरी क्लास देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, आई स्पेस टू अजमेर विथ रविंद्रा यस्टरडे। ये तो बहुत ही आसान है भाई। जिस वाक्य में यस्टरडे होता है वो वाक्य आपके पास पास्ट इंडिफिनिट का बनता है। और ऊपर दिया हुआ है पास्ट इंडिफिनिट का बनता है, वो बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब बताओ इससे ज़्यादा आसान और कहीं होने वाला है। नेक्स्ट है वी स्पेस ओवर कोर्स ऑलरेडी। अब ये भी बहुत ही आसान है भाई। अगर टेंस देखे हो तो मैं कह रहा हूँ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। तो ऑलरेडी जिस वाक्य में होता है वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। कौन से टेंस का होता है वो, प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट कब बनता है, जब आप हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, तब आपके पास क्या होता है, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। अब रिवाइज है भाई, तो यहाँ पे वी का बहुवचन है तो हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड। ये तो मैंने ऐसे, ये तो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया, मैंने तो अपनी क्लास में बहुत पहले समझा दिया भाई, ये आप देखना भाई। तो ये आपका टेंस का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वो क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास मैंने कंप्लीट अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आपको देखना है। प्रत्येक चीज़ मैंने अलग अलग समझाई है उसमें, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं, कंजक्शन कैसे लगाते हैं, पर्सन्स को कैसे बदलते हैं, टेंस को कैसे बदलते हैं, यानी हर टॉपिक के लिए मैंने अलग क्लास बनाई है, तो आपको वो देखनी है। अब देखो मैं इसको बना के बताता हूँ आप लोगों को। क्या है, यथार्थ सेड टू सोमांशी वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, और इंटरोगेटिव वाक्य है भाई, आरएस का वाक्य। तो मैंने एक बात बताई थी, अगर आरएस का वाक्य यानी इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाला वाक्य इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, तो जो आरवी है उसको किस में बदलेंगे, तो उसमें मैंने बता रखा अपनी क्लास में, तो आपको ये देख लेना। यथार्थ क्या हो जाएगा, यथार्थ आस्कट, सैड टू को अपन आस्कट में बदलते हैं, ये ध्यान में रखना, आस्कट में लिख दिया मैंने। इसके बाद सोमांशी, ये मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट। इसके बाद में आपको कंजक्शन लिखना होता है। अब मैंने एक बात बताई थी, अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो और किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो, तो अपन उसी डब्ल्यूएच वर्ड को क्या है, कंजक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वाई, और कंजक्शन के बाद में आपको हमेशा सब्जेक्ट लिखना होता है आरएस के वाक्य का। तो यू है इसमें। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन आरवी के किसके अनुसार बदला जाता है भाई, तो ये मैंने, अगर आप लोगों ने क्लास देखी है तो वो बदला जाता है आपके पास ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास सोमांशी लड़की है, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तो इसको अपन सी में चेंज कर देंगे, तो सी लिख दिया। इसके बाद में टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है, तो इसको अपन पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल बनाएंगे। सिंपल बनाएंगे तो पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य बनेगा डिस्टर्ब्ड। ये मैंने अपनी क्लास में बता रखा भाई, पक्का आएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य 100% डिस्टर्ब्ड, और थर्ड पर्सन को अपन नहीं बदलते हैं तो हो जाएगा हिम, और फुल स्टॉप मार्क लगा देते हैं, इंटरोगेटिव मार्क है उसको हटा देते हैं। तो ये देखो मैंने हटा दिया यहाँ पे। अब ये तो हो गया आपके पास नंबर 1। दूसरा है मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन डस्ट। अब यहाँ पे जो मम्मी है वो उसने मुझसे कहा भाई कि धूल मिट्टी में मत खेलो, तो मम्मी का ये क्या होता है, मम्मी की सलाह भी होती है। मम्मी अपन को आदेश भी कर सकती है, जो आपके दिमाग में आए वो कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं, ये दोनों तरीकों से बनाऊंगा भाई मैं, और दोनों तरीकों में जो आपको सरल लगे वो कर देना। पहला तो बनाए अपने जो नॉर्मल तरीका है वो, जिसमें अपन क्या है, सैड टू को एडवाइस में चेंज करेंगे। एडवाइज्ड या सजेस्टेड, जो आपके दिमाग में आए वो कर सकते हो मम्मी के लिए, एडवाइज्ड मी। और अगर आरएस का वाक्य इंपेरेटिव हो और नेगेटिव इंपेरेटिव हो तो अपन कंजक्शन से पहले नोट का प्रयोग करेंगे, नोट टू, ये लिख दिया। अब बाद वाले वाक्य में डोंट हटाएंगे और पूरा वाक्य ऐसा कैसा लिख देंगे, प्ले इन डस्ट, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। तो इसमें देखो मैंने क्या किया है, ये जो नोट
टू लगाया कंजक्शन, इससे पहले मैंने नॉट का प्रयोग कर दिया। अब आप नोट नहीं लगाना चाहते हो तो फिर आप क्या करोगे भाई, नोट नहीं लगाना चाहते हो तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूं। यहाँ पे दूसरा तरीका बताऊं तो आपको क्या करना है, मदर फॉरबेड मी। अब यहां पे आपको क्या करना है, टू लगाना है और डोंट हटा के पूरा वाक्य ऐसा कैसा लिख देना है, प्ले इन डस्ट, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। यानी कहने का मतलब अगर आप सैड टू को फॉरबेड में चेंज करते हो तो आप नोट नहीं लगाओगे, क्योंकि जो फॉरबेड होता है वो अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है। तो क्या हो जाएगा, मम्मी ने मना किया मुझे टू प्ले इन डस्ट, क्या है, धूल मिट्टी में खेलने से मना किया। तो यहाँ पे पहले से नेगेटिव होगा, इसलिए अपन इसमें नोट नहीं लगाते हैं। ये आप मेरी क्लास में देखना भाई, मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब है, जब मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस सिखाए थे तो वहाँ पे लिखवाए हैं भाई, आप लोगों को देखना आप मेरी क्लास में। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट विथ द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों को मैंने बहुत ही आसानी से समझा रखा है। सब्जेक्ट आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लेना, वहाँ पे मैंने ये टॉपिक डाल रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसमें मैंने आप लोगों को वो सारे नियम लिखवाए हैं जिनके आने की संभावना है। पहले मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ, क्या है, टीचर अलोंग विथ। अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया भाई, सब उसमें देख लेना। जब दो कर्ता अलोंग विथ से जुड़े हों तो पहले वाले कर्ता के अनुसार अपन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के अनुसार आर नहीं, टीचर के अनुसार इज आएगा, तो इसमें आपके पास इज ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है द पुअर स्पेस ऑनेस्ट आर इज। अब इसमें देख लेना भाई, मैंने एक बात बताई थी जब मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, जो टॉपिक मैंने पढ़ा रखा उसमें द के बाद में यानी अपने पास क्या है, द आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव हो तो वो आपके पास प्लूरल होते हैं। क्यों होते हैं वो आप क्लास में देखना। तो यहाँ पे आपके पास आर का प्रयोग हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर का, वो है आपके पास चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसकी भी मैंने क्लास अपलोड कर रखी है, A to Z क्लास मैंने अपलोड कर रखी है भाई, आप जाके देखना, उसमें मैंने समझाया है। क्या है, संजना गेव मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। अब इसमें आपके पास दो तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगा मैं। इसमें आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम दोनों से इसको सही बनाएंगे भाई, जो आपकी मर्जी है वो कर देना। और यहाँ पे नहीं समझ में आए तो आप मेरी क्लास में देख लेना, मैं बताता हूँ। अब इसमें देखो पैसिव इसमें करते क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये तो मैंने समझा रखा भाई, आप भी समझते हो। अब देखो इसमें संजना गेव मी ए गिफ्ट, पहले तो टेंस का पता होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है भाई। ऑब्जेक्ट क्या है, एक तो मी है और एक गिफ्ट है। पहले अपन मी से बनाते हैं तो आई, और पास्ट इंडेफिनिट का होने पर मैंने बताया था कि वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो मैं यहाँ पे आई के अनुसार वाज कर देता हूँ। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गिवन। अब जो पहले बच गया वो लिखेंगे, ये मैंने अपनी हर एक क्लास में बताया भाई, ए गिफ्ट। इसके बाद में आपको जो और बच गया वो लिखेंगे ऑन माई बर्थडे, ये मैंने शॉर्ट में लिखा भाई। और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं संजना, तो ये हो जाएगा आपके पास संजना, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब आपकी जो पासबुक है, जो आपकी वर्कबुक है, जो डेस्क वर्क आती है, उसमें बाय प्लस सब्जेक्ट है वो पहले लिख देते हैं, जो बचा हुआ उससे भी पहले, तो वो वैसा नहीं करना भाई, ये आपका तरीका गलत है। अब इसी का दूसरा तरीका बनाते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या कहता है, वो ये कहता है कि अपन एक गिफ्ट से बनाते हैं। तो इसमें एक गिफ्ट लेते हैं, तो एक गिफ्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया ए गिफ्ट। अब गिफ्ट है वो भी एक वचन है, तो इसके साथ भी अपन वाज का प्रयोग करेंगे, तो वाज। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, लेकिन अगर अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर का प्रयोग करते हैं। अगर आप उसको कुछ दे रहे हैं तो टू करेंगे, उसके लिए कर रहे हैं तो फोर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अपन दे रहे हैं तो टू मी आ जाएगा। इसके बाद में जो बच गया पहले वो ऑन माई बर्थडे बाय संजना, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बना देना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर। तो वाज गिवन तो दोनों में सेम रहेगा। बाकी आपको जो बच गया है, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू का या फोर का प्रयोग करना होता है। ये मैंने अपनी क्लास में समझा रखा है भाई। अब देखो दूसरा ओपन द विंडो, इसका बनाते हैं। इसके भी दो तरीकों से बनाएंगे, दोनों तरीके समझाए हैं मैंने आपको अपनी क्लास में। पहला तरीका बनाते हैं, तो पहले तरीके में आपके पास क्या बनाऊंगा मैं,
देखो बनाते हैं दूसरे नंबर का वाक्य। पहला ओपन द डोर, इसका पहला तो ये हो जाएगा यू आर, या तो ऑर्डर कर दो, ऑर्डर्ड, क्योंकि ओपन द विंडो का मतलब खिड़की खोलो। ऑर्डर्ड हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, जो आपके दिमाग में आए वो कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भाव पैदा नहीं हो रहे हैं भाई। रिक्वेस्टेड टू, और बाद में पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा लिख देंगे, कंजक्शन टू लगाकर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। अब दूसरा जो तरीका है वो क्या कह रहा है इसके बारे में, दूसरा कह रहा है कि आप इसको लेट से भी बना सकते हो। तो देखो मैं बनाता हूँ लेट, अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ये रूल मैंने लिखवा रखा भाई लेट वाला, लेट द डोर, उसके बाद में बी, और उसके बाद में ओपन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। जो आपको सरल लगे, जो आपको दिमाग में है वो कर सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला है। इस तरीके से दोनों पैसिव वॉइस दो तरीके से मैंने बता दिया भाई आप लोगों को। अब नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है वो किसके बारे में है, वो आपके पास फ्रेमिंग क्वेश्चंस के बारे में है। क्या है, फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखो भाई ये जो क्वेश्चंस है इनके बारे में छोटी सी एक बात बता देता हूँ। मैंने टेक क्वेश्चन समझाए हुए हैं आप लोगों को, वहाँ पे समझ लेना, वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस बनाना भी आप लोगों को समझा रखे हैं। टेक क्वेश्चन की क्लास देख लेना 10th क्लास की प्लेलिस्ट में। अब देखो सी प्लेज चेस इन द इवनिंग। अब जब क्वेश्चन आपको वेन से बनाना हो तो उस वाक्य का, जिस वाक्य का आप क्वेश्चन बना रहे हो उसमें से टाइमिंग है, समय है, वो छोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो अपन अपने पास टाइमिंग का उत्तर देंगे। तो वेन का मतलब इन द इवनिंग यानी शाम में, इसको तो छोड़ देंगे, बाकी अपन क्वेश्चन बनाते हैं। WH वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। हेल्पिंग वर्ब कैसे जानोगे, तो टेंस देखना है, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कर्ता आपके पास क्या है, एक वचन है, तो वेन डज, एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तो सब्जेक्ट आप लोगों के पास सी है। अब यहाँ पे तो सी है, लेकिन अगर यहाँ पे कर्ता आपके पास आई हो यानी फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में चेंज करना है जैसा रूप है, और सेकंड पर्सन हो तो उसको अपने पास फर्स्ट पर्सन में चेंज करना है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, तभी वाक्य सही होगा। इसके बाद में ही, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई, डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद में आपके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इन द इवनिंग तो टाइम है, वेन ऑब्जेक्ट चेस, और वाक्य हो जाएगा आपके पास इंटरोगेटिव मार्क। अब सपोजिंग करो ये क्वेश्चन है वो व्हाट से शुरू होता भाई, व्हाट से शुरू होता, तो फिर आप व्हाट का जो आंसर है वो हटा देते भाई। व्हाट का आंसर क्या है, चेस होता है भाई। व्हाट मतलब ऑब्जेक्ट के लिए होता है, व्हाट किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। अब ऑब्जेक्ट क्या है, चेस है, तो फिर इसका क्वेश्चन क्या बनता, व्हाट डज सी प्ले। अब इसको छोड़ देंगे और इन द इवनिंग आ जाएगा, इन द इवनिंग, और वाक्य हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव मार्क लगा के कंप्लीट, यानी ये स्पेलिंग भाई इवनिंग के देख लेना। तो इस तरीके से आपको, अब मान के चलो अगर ये वाक्य हु से होता, अगर आपको पर्सन हु से बनाना होता तो कैसे करते, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, कर्ता छोड़ के अगर वाक्य में आपको हु से प्रश्न बनाना होता है तो उस वाक्य का केवल सब्जेक्ट छोड़ना है और बाकी ऐसा कैसा लिख देना है। तो देखो हु, इसके बाद में प्लेज चेस इन द इवनिंग, और इंटरोगेटिव मार्क लगा के वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। यानी मैंने एक ही वाक्य के आपको तीनों प्रश्न बता दिए भाई। अब ये आपको दिमाग में रखना है, नहीं तो फिर अब भी नहीं करोगे तो फिर आप फिर कब करोगे भाई, इतनी आसानी से कोई नहीं समझाने वाला है। अब लोग फालतू की बात करते हैं, आप वो सुनने लग जाते हो, तो उनको सुनोगे तो आप कोई भी रूल नहीं समझ पाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ। आप मेरी क्लास देखना, मैंने कोई फालतू बात नहीं की है, बिल्कुल तथ्य पे मैंने सारे प्रश्न वो सोल्व करवाए हैं। आप फालतू चीज़ों को छोड़ो, एक बार एग्जाम टाइम है भाई। अब दूसरा क्वेश्चन जो आएगा इसमें वो क्या आएगा, एड टेक क्वेश्चन टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब टेक क्वेश्चन की तो क्लास देख लेना भाई आप लोग, बहुत ही शानदार तरीके से बताइए मैंने। अब इसका टेक क्वेश्चन बनाएंगे तो किस तरीके से बनाओगे, अरुण कैन नॉट ड्राइव ए कार, अरुण एक कार नहीं चला सकता है। तो जो स्टेटमेंट आपके पास निगेटिव हो उसका टेक क्वेश्चन पॉजिटिव बनता है, यानी उसका टेक क्वेश्चन केवल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन लिखा जाता है, याद रखना भाई। तो इसमें बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरुण कैन नॉट ड्राइव ए कार, कैन हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसका नॉट हटा देंगे और सब्जेक्ट लिख देंगे ही,
अगर यहाँ पे लड़का है तो ही और लड़की है तो सी, तो ये आपका टेक्यूशन हो जाएगा कैन ही, और बाकी हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से मैंने ये आप लोगों को समझा दिया है ग्रामर पार्ट आपके पेपर का। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट वैसे ही एक पैराग्राफ आएगा फिर आप लोगों के पास सेक्शन डी में। अब इसमें भी आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे और इसमें आपके पास क्वेश्चन भी होंगे। ये देखो ये रहे, तो ये आपको क्या है हल करने हैं अपने इस पैराग्राफ से। पैराग्राफ तरीका वही है करने का, पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना है। देखो मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited by the proud race of the martial men, beautiful women and wild creature। कुर्ग और कोडागू, ये याद रखना आपने, कुर्ग वाला लेसन है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पेसीज एंड कॉफी प्लांटेशंस। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ड्यूरिंग द मानसून्स इट प्योर इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। द सीजन ऑफ जॉय commences from September to the continues to till March. The weather is perfect with some showers thrown to the for good measure. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows tucked under tree canopies in the prime corners. The people of the Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. The theory of Arab origin draws support from long back coat and the embroidered vest belt worn by the crowds known as the कुपिया। ये आपके पास क्या है कि सीन पेसेज है भाई। सीन पेसेज का मतलब होता है आपकी बुक में से एक लेसन पैराग्राफ आएगा उसमें से है भाई, तो आपका कुर्ग वाला लेसन है उसमें से पैराग्राफ है। अब देखो इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, कुर्ग इज नोन एज। अब कुर्ग को कैसे जाना जाता है, ये रहा कुर्ग और कोडागू, ये रहा आपके पास, उसको कैसे जानते हैं तो कोडागू नाम से जानते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, इन विच स्टेट इज कुर्ग सिचुएटेड, कौन से राज्य में है भाई, तो ये रहा आपके पास स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका आपके पास इसमें आंसर हो जाता है, तो कर्नाटका के बाद में इसमें आप क्या, ये रहा आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फेमस इन कुर्ग, कुर्ग में क्या प्रसिद्ध है, कॉफी, इसके बाद में मार्शल मैन, वाइल्ड क्रिएचर, ऑल ऑफ दिस। तो भाई वहाँ पे कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा होती है, मार्शल मैन बहादुर लोग भी हैं, इसके अलावा वाइल्ड क्रिएचर सभी के लिए, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें दिया हुआ भाई अभी पढ़े हैं अपन ने, तो वो देख लेना आप लोग। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज कुपिया, कुपिया क्या है, तो ये देखो आपके पैराग्राफ में अभी बताया मैंने, रोन बाय द कोडाउज नोन एज कुपिया, ब्लैक कोट, ये देखो यहाँ पे द थ्योरी ऑफ द अरब ओरिजिन ड्रास सपोर्ट फ्रॉम लॉन्ग, ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड, ये रहा आपके पास ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट रोन बाय द कोडाउज, यानी ये आपके पास जो ब्लैक कोट है जो कि सजावटी है, सजावट किया हुआ है, वो आपके पास किसके नाम से जाना जाता है, कुपिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको कर देना, वहाँ पे क्या करोगे भाई, वहाँ पे तो यहाँ पे ये जो कुपिया है ये क्या है भाई, कुपिया इज ए ड्रेस, यानी जिसको अपन वो पढ़ के आए ना अभी, लॉन्ग कोट, जिसको अपन कहते हैं लॉन्ग कोट, ये एम्ब्रॉयडर है, वहाँ पे देख लेना भाई लॉन्ग कोट, तो वॉन का मतलब होता है पहनना, रोन बाई कुर्गी, और ये हो जाएगा आपके पास आंसर इसका। ज़्यादा टफ नहीं है, वो भी लिख देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूरी पैराग्राफ लिखोगे तो वो गलत है। नेक्स्ट है व्हेन डू विजिटर्स कम टू कुर्ग, विजिटर्स है वो कुर्ग कब आते हैं भाई, तो ये देखो ये रहा आपके पास एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पेसीज कॉफी प्लांटेशन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट, द सीजन ऑफ जॉय, ये रही द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेज फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, तो यहाँ पे है वो सितंबर से और मार्च तक के बीच में आते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना आप लोगों को, क्या लिखोगे सितंबर, ये स्पेलिंग देख लेना भाई, टू मार्च, और बाकी हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। नेक्स्ट है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पेसेज, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, और इसमें एक मीनिंग आई थी हेवन, आप लोगों को अगर नहीं पढ़ा तो मैं दिखाता हूँ भाई यहाँ पे, हेवन का मतलब भी आपके पास क्या होता है, स्वर्ग होता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये रही मीनिंग आप लोगों के पास, हेवन का मतलब भी क्या होता है, स्वर्ग होता है। इस तरीके से आपका एक पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट इसके अथवा का पैराग्राफ है भाई, ये भी सोलो कर लेते हैं। इसमें क्या है, मिस एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विथ ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंग पोंग बॉल, मार्बल्स, रबर, फॉर फ्रूट एंड terrapin shell that I had brought back from his native marshes. With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. The suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey from home, so that the lid, when closed, जब उसकी लिड बंद कर दी जाती है, remained at a slope from one end to the other. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash round to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end वंस मोर। यानी कहने का मतलब वो मिज वाला लेसन है भाई, पैराग्राफ पढ़ लेना, ऐसे कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो पैराग्राफ जैसे ही पढ़ोगे वैसे ही समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड मिज एंड राइटर रिमेन इन लंदन। लंदन में कितने समय रहे, तो फॉर ए मंथ, ये रहा नियरली ए मंथ हो जाएगा, तो यहाँ पे ए मंथ हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट हैड बिकम डैमेज्ड ड्यूरिंग द जर्नी। अब इसमें ये जो हैड नहीं है भाई, पेपर में ही गलती थी वहाँ पे, तो ये हेड की स्पेलिंग होती है। क्या डैमेज हो गया था, तो ये रहा आपके पास डैमेज्ड, बिकम डैमेज क्या है अपने पास, ए बैग, ए सूटकेस, सॉरी, तो आपके पास सूटकेस यहाँ पे क्या है, ये रहा आपके पास, ये डैमेज हो गया था। तो ये थोड़ा सा भाई ध्यान में रखना, कहीं आप और कुछ कर दो तो ये गलत कर दोगे। नेक्स्ट है हु प्लेड विथ टॉयज एंड पिंग पोंग बॉल। खिलौनों से पिंग पोंग बॉल से कौन खेलता है भाई, सभी जानते हैं मिज खेलता है। आपका आंसर से इतना सरल नहीं करोगे तो ये मान के चलो आपके पढ़ने पे बिल्कुल, फिर तो क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट है व्हाट डिड मिज डिस्कवर। डिस्कवर ने, मिज ने क्या खोजा भाई, तो ये रहा आपके पास, आपके लोगों के पास मिज, और यहाँ से डिस्कवर दैट इफ ही कुड he placed the ball on the high end of it would run down to the length of the suitcase। ये उसने खोज कर लिया था भाई। अब देखो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वहाँ से देख लेना भाई, ये क्वेश्चन वहाँ पे मैं लिखाने वाला नहीं हूँ, सब अपने क्लास बड़ी हो जाएगी नहीं। व्हाट वर द थिंग्स विच मिज प्लेड विथ। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ मिज खेलता है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, ये रहा देखो आपके पास, विथ ए 7 टॉयज, सिलेक्शन ऑफ टॉयज। अपने पास सिलेक्शन ऑफ टॉयज में बात करें तो खिलौनों से खेलता था, पिंग पोंग बॉल है इनसे खेलता था, मार्बल्स से खेलता था, रबर फ्रूट है इनसे खेलता था, इसके अलावा टेरेपिन सेल है दैट। इसके मतलब ये जो चीज़ें हैं इनके आपको केवल नाम लिखने हैं वहाँ पे, अब पता नहीं आप क्या क्या लिख देते हो, वो नहीं करना है, तो ये नाम आप लिख देना भाई वहाँ पे। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित, और इसमें आपके पास सरप्राइज्ड आ जाएगा, उसमें आपके पास देख लेना पैराग्राफ में सरप्राइज्ड दिया हुआ है। अब देखो कहाँ पे दिया हुआ, ये रहा आप लोगों के पास, ये रहा सरप्राइज, तो ये आपके पास क्या आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आपके जो अथवा वाला पैराग्राफ है वो भी ज़्यादा टफ नहीं है भाई, मिज वाला है, आप देख लेना इसको। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर का। इसमें से आपको क्या करना है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन है, इनमें से आपको 3 करने हैं। क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं करवाने वाला हूँ, ये आपके पास लिखे हुए होंगे, टीचर्स ने करवा दिए होंगे, तो आपको याद करने हैं भाई। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को। अब बात करते देखो नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, आंसर एनी वन। एक क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन है उसका आंसर करना है 80 मार्क्स में, 80 वर्ड्स में करना है। इन दोनों में से क्या है, डिस्कवर द डेंजरस सिचुएशन द नरेटर फाउंड हिमसेल्फ इन ब्लैक एरोप्लेन। ये छोड़ो भाई, इसका ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ वाज द प्रिंस सिद्धार्थ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गौतम बुद्धा, ये याद कर लेना आप लोग। करने सारे हैं जो मैंने बताए हैं भाई, क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये सारे जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। इसके बाद है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में आपका आंसर होना है। क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द चुबुकोव प्रूव देमसेल्व्स एज गुड नेबर टू लोमोव, ये क्वेश्चन भी अच्छा है भाई। हाउ डज द प्ले द प्रपोजल कंक्लूड द प्रपोजल, दोनों क्वेश्चन है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इस लेसन से क्वेश्चन पक्का आएगा। 14 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो प्रपोजल से ही होगा 100%। बात करते हैं
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो पोइट्री का आएगा भाई, और पोइट्री में से क्या करना है देखो, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा आप लोगों के पास, पोएम का स्टंजा दिया होगा, स्टंजा में से क्वेश्चन करने हैं। अब देखो क्वेश्चन है ना, आप क्या करते हो, पूरी जो स्टंजा वो ऐसा कैसा दोनों प्रश्नों में लिख देते हो, जो गलत है। क्या है, द वे एक क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए लॉक ट्री। अब आपको क्या है, देखो क्या है, हु वाज सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर कौन बैठा है, तो हु वाले जो पर्सन होते हैं उनका आंसर केवल सब्जेक्ट होता है, तो केवल एक क्रो बैठा है, एक क्रो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए क्रो। और आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं बस ये एक शब्द से ही। अब आप पता नहीं पूरा पैराग्राफ लिखते हो, तो ये गलत है आप लोगों का। व्हाट डिड द क्रो डू, कवि ने क्या किया, उसने भाई पेड़ को हिलाया भाई, शुक डाउन, तो क्या किया, द क्रो, ये देखो द क्रो शुक डाउन स्नो ऑन राइटर, यानी उसने वो वृक्ष जो हिलाया उससे बर्फ के कण थे वो अपने लेखक पे गिरते हैं। ये रहा, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब मैंने यहाँ पे स्नो ही किया भाई, बर्फ के जो कण होते हैं उनकी बात है, डस्ट ऑफ स्नो, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है भाई, इस तरीके से करना है आप लोगों को। अब देखो नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट है Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of the him and the scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and really dragons on his toes। अब क्या, how did custard look like, कैसा दिखता है वो, तो उसके क्या है, शार्प टीथ है उसके, इसके अलावा स्पाइक्स ऑन द माउथ लाइक ए फायरप्लेस चिमनी फॉर द नोज। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, पहले तो अपने इसमें शार्प टीथ वाली लाइन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस तरीके से करने होते हैं, कस्टर्ड हैड शार्प टीथ, तो ये देखो मैंने वही लाइन लिखी है जो इसमें है, शार्प टीथ, ये लिख दिया। इसके बाद में इसका जो माउथ है, माउथ लाइक ए फायर प्लेस, तो यहाँ पे कह देंगे माउथ लाइक ए फायर प्लेस, ये लिख दिया। और उसकी नोज है वो चिमनी की तरह है, तो नोज लाइक चिमनी। और आप पता नहीं क्या क्या कर देते हो, देखो मैंने इतना, इसमें से आपको छांट कर करना है क्वेश्चन, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आपको सही करना है। हु वाज कस्टर्ड, कस्टर्ड कौन है, एक कस्टर्ड ड्रैगन है, अपने ये रहा कस्टर्ड द ड्रैगन, तो यहाँ पे आ जाएगा ड्रैगन, और एक ऐसे ही शब्द लिखना है और आपका 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। फिर भी आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं है किसी भी पैराग्राफ के, ये आपको दिमाग में रखना है भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आंसर आएंगे भाई, और ये क्वेश्चन आंसर भी आपको करने हैं इन 20 वर्ड्स। ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपकी जो पोइट्री है, यानी जो पोइम्स है उनमें से क्वेश्चन आएंगे भाई इसमें, और इनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं 3 में से। तो ये क्वेश्चन जो सामने है बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, सेंट्रल आइडिया सभी पोइम्स के याद करने हैं, यही मैंने 12th क्लास के स्टूडेंट से कहा है, यही मैं आप लोगों से कहूँगा भाई। ए टाइगर इन द जू। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट फायर एंड आइस इंडिकेट इन द पोइम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने की संभावना। हाउ डज द पोइम इंस्पायर ह्यूमन बींग द ट्रीज, ये भी ठीक है प्रश्न भाई, यानी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आएंगे आपके प्रश्न, ये मैं गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट है, आंसर एनी वन आउट ऑफ 2 फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 80 वर्ड्स, एक क्वेश्चन का आंसर करना है। ड्राई कैरेक्टर स्केच ऑफ द हरी सिंह, और व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ ऑफ भोली, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो याद होना जरूरी है। बाद में क्वेश्चन नंबर 18, आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 वर्ड्स, यानी 20 शब्दों में उत्तर देना भाई, 2 नंबर के हैं। क्या है, व्हाट कॉज्ड हॉरेस डेनेबी टू बिकम ए थीफ, 1 नंबर। बाद में हाउ डिड ट्रिकी मैनेज हिज फूड एट फर्स्ट, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ लॉइजल्स ड्यून, ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके पास 5 नंबर का भी आ सकता है, तो ये बड़े वाला याद करना है। 2 प्रकार से दिए हैं ये क्वेश्चन आपकी बुक में, तो आपको जो बड़ा आंसर है वो याद करना है, क्योंकि ये 5 नंबर का भी आ सकता है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी हल कर देना है। ये क्वेश्चन आंसर अगर आप चाहोगे आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको 100% इनके आंसर्स भी बताऊंगा। अगर आपके नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं आंसर्स वैसे बताऊंगा जैसे आपको समझ में आने चाहिए। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है 19 नंबर जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 19, वो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और आपकी बुक्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखना भाई।
अब इसमें बात करें तो क्या है, ये 3 क्वेश्चन है और एक एक नंबर के हैं, बहुत ही आसान है। हु वाज ग्रेट एंड माइटी, आपके वह ना थिंक टैंक वाला जो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ में से लिया गया है। तो वो ग्रेट और माइटी कौन था, तो वो थिंक टैंक था, ए ग्रेट थिंक टैंक, वह अपने पास देखना, माइटी थिंक टैंक वो है। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाईज डिड ही कलेक्ट, अपने पास वो एक बटरफ्लाई वाला मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, उसमें से अपने अगर अपने इब्राइट की बात करें तो उसने कितनी तितलियाँ इकट्ठा कर ली थी, कितनी प्रजातियाँ, तो उसने 25 जो प्रजातियाँ थी वो इकट्ठा कर ली थी। अगर इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है भाई, लेकिन अगर इसमें चेंज हुआ तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपका आंसर 25 रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट है, व्हाट लैंग्वेज कैन ओजेबल स्पीक, ओजेबल कौन सी लैंग्वेज बोल सकता था, तो हिंदी नहीं बोलता था भाई, वो तो हिंदी जिसमें है वो काट देते हैं अपन, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो फ्रेंच और जर्मन आपके पास आंसर हो जाता है। और इस तरीके से आपका जो मॉडल पेपर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो बता दिया है कि आपके 80 मार्क्स है वो किस तरीके से डिवाइडेड होंगे भाई। तो मुझे नहीं लगता पेपर ज़्यादा टफ आएगा, क्योंकि इसमें आपके पास जो पैराग्राफ है वो आएंगे, 2 पैराग्राफ हैं। इसके अलावा आपके पास एक सीन पैराग्राफ है, पोइट्री का पैराग्राफ है, स्टंजा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो लेटर वगैरह हैं, ग्रामर बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। और अगर आप मेरे ये जो मॉडल पेपर्स मैं बना रहा हूँ अगर आप वो कंप्लीट देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ 90+ मार्क्स आपके आने की संभावना है। 100% 90+ मार्क्स आएंगे अगर आप मेरे सारे मॉडल पेपर्स देख लेते हो। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया मॉडल पेपर लेकर बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।